Good afternoon, all of you. Today we will discuss research metrics. जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हम लोगों को मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन में पढ़ना था, रिसर्च मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल, हाई इंडेक्स, एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स और अल्टर मैट्रिक्स। तो इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे? रिसर्च मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्चुअली किसी भी पब्लिकेशन को जो है इवेलुएट करने का एक तरीका है ना, कि कैसे बेस्ट इवेलुएशन करेंगे, कौन सा जर्नल बेस्ट होगा, और इस सब चीज़ों के लिए जो है उसका मैट्रिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैट्रिक्स में क्या है, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जर्नल मैट्रिक्स क्या होता है और ये जर्नल मैट्रिक्स कहाँ पे यूज करेंगे, है ना। और उसका साइटेशन कैसे होता है, साइटेशन से इम्पैक्ट फैक्टर कैसे बढ़ता और घटता है, कैसे किसी जर्नल का जो है इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा होता है और किसी का बहुत बैड होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वो कौन कैलकुलेट करता है, कैसा फार्मूला होता है उसका, है ना। और कितने जो है फैक्ट मैट्रिक्स हैं। लोग कहते हैं कि और भी कई इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं, 5 इम्पैक्ट फैक्टर है, लेकिन जब हम लोग किसी इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं तो उनको मुझे पता चलता है कि नहीं, ये इम्पैक्ट फैक्टर तो है ही नहीं इस जर्नल का। तो फैक्ट मैट्रिक्स के थ्रू से कैसे उसको कैलकुलेट करके लोगों को दिखाया जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको आइडेंटिफाइड करें और कैसे उससे बचें, है ना। तो ये सारे सवाल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। Now, what are the journal metrics? Ranking of journal within a specific discipline. अब है कि स्पेसिफिक डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि बहुत सारे जैसे बायोलॉजिकल साइंस हैं, इंजीनियरिंग साइंस हैं, सोशल साइंस हैं, तो और हिंदी है, संस्कृत है, सबके लिए अलग अलग जर्नल होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब सारे जर्नल का वैल्यू जो है एक होता है, सबका अपना वैल्यू होता है। और सबसे ज़्यादा क्यों किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है और किसी का बहुत कम क्यों होता है ना? तो ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक डिसिप्लिन पे, है ना। अकॉर्डिंग टू देयर इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस। इम्पैक्ट क्या है कि इस जर्नल का कितना वैल्यू है, वो हम लोग उसके इम्पैक्ट को देख के पता करते हैं। अगर सपोज दैट कोई जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 5 है, तो ये हम एज्यूम करते हैं कि ये बेस्ट जर्नल है इन कंपेरिजन टू अगर 2, 3, 1, 0.3 भी होता है, 0.5 भी होता है ना। तो ये देखते हैं। अगर हमारा जो बेस्ट इम्पैक्ट फैक्टर है जो प्रोवाइड करती है एजेंसी, वो है जैसे 2 एजेंसी है और आज के डेट में ये दोनों एजेंसी एक ही साथ हो गई, एक थॉमसन रॉयटर्स है और एक जो है हमारा क्लेरीवैट है। ये दोनों अब वेब साइंस के अंडर में आ गया, ये समझने की जरूरत। तो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल ये सब में एंटर करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि 3 मेन पोर्शन होते हैं, है ना। एक इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल जो होते हैं वो होते हैं, एक एग्रीकल्चर में नास रेटिंग वाले जर्नल होते हैं, है ना। और जो हम लोग जनरल यूनिवर्सिटी में फॉलो करते हैं वो यूजीसी केयर लिस्ट वाले जर्नल होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये तीनों में जो होता है ना, अगर आप सोचेंगे कि सारे जर्नल जो है जो यूजीसी केयर लिस्ट में है वो क्या इम्पैक्ट फैक्टर में होगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। या फिर जितने भी नास रेटिंग वाले जर्नल हैं, एग्रीकल्चर वाले जो जर्नल होते हैं या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वाले जो, वो नास पे फोकस करते हैं। हमारा जैसे जनरल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो पहले तो यूजीसी देखते हैं, यूजीसी केयर लिस्ट में हमारा वो जर्नल है या नहीं, देन है तो कितना इम्पैक्ट फैक्टर है ना। ये चीज़ यूजीसी केयर लिस्ट भी जानना जरूरत है। तो ये हम लोग तीनों के साथ जो है, तीनों को कभी भी जो है ना मतलब मिक्सअप नहीं करना है ना, तीनों के बारे में सोचना। लेकिन जो बेस्ट जर्नल हैं वो तीनों में होंगे, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जो बेस्ट जर्नल होंगे वो नास लिस्ट में भी होंगे, यूजीसी केयर लिस्ट में भी होंगे, और वो क्लेरीवेट और थॉमसन रॉयटर्स के भी लिस्ट में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो जो मोस्ट साइटेशन मैट्रिक्स है, साइटेशन के लेवल पे जो देखते हैं, साइटेशन कैसे इम्पैक्ट फैक्टर को बढ़ाता घटाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पैक्ट फैक्टर, द इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? इम्पैक्ट फैक्टर वाज डिवाइस्ड इन 1950 में इसका स्टार्टिंग हुआ, है ना। दिया था यूजेन गारफील्ड ने दिया था इसको, है ना। द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, SCI जर्नल का नाम सुने होंगे, तो इन्होंने ही उसको जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का जो उन्होंने जो है फाउंडेशन रखा था। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, जो कि JCR कहते हैं, इसी का जो है शॉर्ट फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, है ना, JCR, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट बाय क्लेरिवेट, जैसा कि मैंने बताया अभी, है ना। क्लेरिवेट पहले इसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था वो था थॉमसन रॉयटर के अंडर में, अब क्लेरिवेट के पास आ गया है ना। तो is annual publication by Clarivate Analytics. Previously, the intellectual property of Thomson Reuters, it has been integrated with the Web Science and is assessed from the Web Science of core collection. Sorry. Impact factor are calculated yearly for those journals that index in journal citation report, and the annual impact factor is क्या है? रेशियो बिटवीन साइटेशन एंड रिसेंट साइटेबल आइटम्स पब्लिश्ड। अब देखिए, किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हर साल चेंज करता है, ठीक है, पर ईयर चेंज करता है। वो क्यों करता है? एक्चुअली जर्नल का जो इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट होता है वो होता है टोटल साइटेशन। अब साइटेशन क्या है कि सपोज दैट कोई जर्नल है, आपने अपने रिसर्च में उस जर्नल का हेल्प लिया, है ना, तो आप एक रेफरेंस डालते हैं, है ना। जैसे कि अगर मेरा पेपर लेते हैं तो आप लिखते हैं रेफरेंस में पंकज, जो टेक्स्ट रेफरेंस में लिखते हैं पंकज इटाल, और जो भी कंक्लूजन है उसमें आप डालते हैं, ठीक है। फिर रेफरेंस में लिखते हैं जितने भी ऑथर हैं पंकज एंड, ठीक है। तो ये जब लेते हैं और जब इसका रिपोर्ट आप करते हैं, सबमिट करते हैं थेसिस, तो ऑनलाइन जो है वो डेटाबेस से वो कैलकुलेट कर लेता है कि किसी स्टूडेंट ने इसको साइट किया, तो उसको एक मतलब अगर एक साइटेशन हुआ तो 1 मार्क्स दिया जाता है। बहुत सारे साइटेशन मेथड हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो साइटेशन हुआ, ठीक है, तो साइटेशन इसको बोलते हैं। और पब्लिश्ड पेपर, सपोज दैट एक जर्नल है, उसमें 15 पेपर पब्लिश्ड हो रहे हैं, 15 पेपर पब्लिश्ड हो रहे हैं, और उस 15 पेपर का, है ना, जो साइटेशन है 30 है, सपोज दैट, है ना, 30 है, तो 30 साइटेशन हो गया और पब्लिश्ड पेपर कितना हो गया? 15 हो गया। समझिए इस बात को, साइटेशन कितना हो गया? 30 हो गया। 30 साइटेशन का मीनिंग हुआ कि 30 स्टूडेंट या रिसर्च या साइंटिस्ट ने उस 15 पेपर को साइट किया, ठीक है। वो 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, हम फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं 30 साइटेशन है और क्या है, 15 पेपर है। तो साइटेशन डिवाइडेड बाय पेपर, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। 30 डिवाइडेड बाय 15 तो 2 हो जाए, तो ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है 2 होगा। अब है यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि ये कितने मतलब कितने साल का, ऐसा नहीं कि जो पेपर 2012 में हुआ और उसका साइटेशन अभी 15 हो गया तो 15 हम जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। हर इसका जो है ना साइटेशन 2 ईयर और 3 ईयर पे बेस्ड है और 5 ईयर पे भी है। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो कैलकुलेट करते हैं वो 2 ईयर पे है, ठीक है, 2 ईयर पे बेस्ड होता है। तो 2 ईयर में सपोज दैट ये जैसे 2020 है, 2020 में जो लिस्ट जारी हुआ होगा तो उसमें कैलकुलेशन कहाँ तक का हुआ होगा? वो 18 और 19 में, ठीक है, 2018 और 2019 में जितने टोटल पेपर पब्लिश्ड हुए और जितने उस पेपर का साइटेशन हुआ, टोटल पेपर का साइटेशन डिवाइडेड बाय टोटल पेपर। तो जो इम्पैक्ट फैक्टर, जो भी फैक्टर निकल के आया 0.1, 0.5 या 2 या 10, तो उसको इम्पैक्ट फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो ये है। अब है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट फैक्टर, ये हो गया। वेयर आर द जर्नल मैट्रिक्स यूज, क्या फायदा है इस इम्पैक्ट फैक्टर का? क्या फायदा? सपोज दैट ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, हम जान गए कि ये बेस्ट पेपर है, ये वीक पेपर है ना, लेकिन इसका फायदा क्या है? तो है ग्रांट एप्लीकेशन,
स्टाफ अप्लाइंग फॉर प्रमोशन एंड टेन्योर। ग्रांट एप्लीकेशन क्या है कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए ग्रांट बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रांट आपको किस बेसिस पे दिया जाएगा, तो आपकी क्वालिटी, मैं क्लास में भी कई बार डिस्कस किया हूँ इस चीज़ को, कि आपकी क्वालिटी जो है वो आपके पेपर से देखी जाएगी। आप क्या पढ़े हैं, क्या रिसर्च किए हैं, वो आप बता सकते हैं, लेकिन आपका पब्लिकेशन अगर बेस्ट नहीं होगा तो समझेंगे कि इन्होंने रिसर्च नहीं किया, बस जस्ट बातें कर रहा है ना। तो आपका जो इमेज बनेगा वो आपके पब्लिकेशन से इमेज बनेगा। इसलिए हर मेंटर एडवाइजर कहते हैं कि अच्छे जर्नल में पब्लिश करो, उसका यही मेन रीज़न है ना। अगर आपके अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन होंगे तो सामने वाले आपको जब जज करेंगे तो कहेंगे नहीं, ही इज बेस्ट स्कॉलर। तो आपको, आप किसी ग्रांट के लिए जैसे डीएसटी, डीबीटी, एसई, आरबी होता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सब जो है फिनेंशियल ग्रांट पेड करते हैं रिसर्च के लिए, है ना। तो ये इनके पास जब एप्लीकेशन देते हैं तो आपको सीवी देना होता है। तो आपको जब आपके सीवी में अच्छे पेपर होंगे तो वो आपके एप्लीकेशन पे सोच। प्रमोशन एंड टेन्योर, आपके अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, आप एसोसिएट बनने के लिए या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनने के लिए आपको पब्लिकेशन दिखाना जरूरत हो, तो वहाँ पे आपके पब्लिकेशन, अच्छे पब्लिकेशन का मार्क्स, जिसको एपीआई इंडेक्स भी, तो वो इंडेक्स में इसका पर्टिकुलर मार्क्स होता है। उसके बाद है मेक इन्फॉर्म डिसीजन व्हेन यू वांट टू सबमिट योर आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन। अच्छे पेपर जब आपके पास होते हैं तो आपको नॉलेज भी होता है कि कौन सा जर्नल अच्छा है और कहाँ पे आर्टिकल को सबमिट करना चाहिए, है ना। तीसरा जो है नेक्स्ट जो है मेक ए कंपैरिजन ऑफ जर्नल विद इन अ फील्ड। अब है कि एक फील्ड के कई जर्नल, उसमें भी आपको चूज करना है कौन सा जर्नल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होगा, है ना। वो आपको देखा जा सकता है। पहला इम्पैक्ट फैक्टर देखिए, फिर उसका कंटेंट देखिए, कितना वो क्वार्टरली पब्लिश्ड होता है या एनुअली पब्लिश्ड होता है। कई जर्नल होते हैं पूरे साल में एक ही वॉल्यूम निकालते हैं, कई 2 निकालते हैं, कई 4 निकालते हैं, कई 12 निकालते हैं। तो वो सब चीज आपको जज करना पड़ेगा, है ना। लाइब्रेरीज यूज रैंकिंग मेक डिसीजन ऑन जर्नल रैंकिंग और लाइब्रेरी जो होते हैं वो भी अपना रैंकिंग करते हैं। जर्नल यूज टू अट्रैक्ट द एडिटर, स्पॉन्सरशिप, ऑथर सबमिशन। अगर अच्छे जर्नल होते हैं तो आपको कई जर्नल के एडिटर भी बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो जर्नल यूएसए से पब्लिश होता है वो आप इंडिया में रह के एडिटर नहीं बन सकते, बन सकते हैं, है ना। आप उसके चीफ एडिटर बन सकते हैं, मैनेजिंग एडिटर बन सकते हैं, एडिटोरियल मेंबर ऑफ एडिटोरियल बोर्ड बन सकते हैं। ये सब आपके सारे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल को देखने के बाद ही लेंगे, है ना। हाउ टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट फैक्टर, यही पे मैंने बताया है। इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ करंट ईयर ऑफ साइटेशन। करंट ईयर साइटेशन जो होते हैं, है ना, और टू द सोर्स ऑफ आइटम्स पब्लिश्ड इन द जर्नल ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 ईयर, है ना। नॉट दैट 2017 इम्पैक्ट फैक्टर as reported in 2018 they cannot be calculated until all the 2017 published। मतलब कहना है कि अगर 2018 का पेपर का अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है तो तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं जब तक 2017 एंड ना हो जाए और आपको 31 दिसंबर तक पेपर रिसीव ना हो जाए या उसका आप साइटेशन ना देख लें, है ना। ऐसा नहीं कि बीच में आप कैलकुलेशन करके दिसंबर में नहीं पब्लिश। यही कारण है कि जब भी कोई भी रैंकिंग का लिस्ट निकलता है वो जनवरी में निकलता है या जनवरी के बाद निकलता है, चाहे वो नास लिस्ट देख लीजिए, केयर लिस्ट देख लीजिए या इम्पैक्ट फैक्टर लिस्ट देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि इसका सोर्स भी मैंने दिया है। जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ article published in 2010 and 11 were cited in 2012 and number of article published 2010 and 11। तो ये जो है आपको 2012 का इम्पैक्ट फैक्टर निकल जाएगा। तो इम्पैक्ट फैक्टर भी जो होते हैं दो तरह के, पहले 5 ईयर जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर भी होता था, अब 2 ईयर कर दिया है ना। 3 ईयर भी होता है ना। 3 ईयर जो होता है ना, सेम इसको 3 ईयर पे अगर कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया 2 ईयर पे,
2 ईयर पे कैलकुलेट करेंगे तो उसको इम्पैक्ट फैक्टर कहेंगे। अगर हम 3 ईयर को मान के चलेंगे, 3 ईयर पे कैलकुलेट करेंगे तो उसी को साइड फैक्टर कहेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है ना। जर्नल ईडीएससी इंडेक्स है ना, कुछ जर्नल जो है ना जस्ट उसका साइटेशन दिखाता है, तो वो क्या होता है, इमीडिएसी इंडेक्स रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए पेपर पब्लिश्ड इन ए ईयर साइटेड विद इन द सेम ईयर। अगर जिस साल पब्लिश्ड हुआ उसी साल साइटेशन को दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जर्नल इमीडिएसी इंडेक्स, ठीक है। अब है आइजन फैक्टर। आइजन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन ए जर्नल ओवर द पास्ट 5 ईयर, है ना, ओवर द पास्ट 5 ईयर हैव बीन साइटेड with citation from more influence journal weighted more than citation or less influencer। अब है ना आइजन फैक्टर क्या होता है, आइजन फैक्टर एक्चुअली किस चीज को नॉर्मलाइज करता है। जब आप ज्यादा दिन का, जैसे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़े होंगे कि 3 रेप्लिकेशन लेते हैं। 3 रेप्लिकेशन क्यों लेते हैं, ताकि आपको स्टेबिलिटी पता चले और एरर कम हो, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि नॉर्मलाइज, अगर 5 ईयर का देखेंगे तो इन्फ्लुएंस जो है वो आपको कम दिखेगा, है ना। तो इन्फ्लुएंस कम दिखेगा क्या है, तो उस जर्नल की स्टेबिलिटी दिखेगी कि ये जर्नल कितना स्टेबल है, लोग फ्रिक्वेंटली कैसे और कितना साइट करते हैं, ठीक है। तो ये आइजन फैक्टर जो निकालते हैं वो 5 ईयर के बेस पे निकालते हैं। अब है एस्टिमेगो जर्नल रैंक, जिसको एसजीआर रैंक भी कहते हैं, है ना। इसका क्या करते हैं कि ये 3 ईयर निकालते हैं, वेट ऑफ साइटेशन इन ए ईयर एक्स टू पेपर पब्लिश्ड इन प्रीवियस 3 ईयर। 3 ईयर पे है ये, यहाँ पे जो है उसका लिंक दिया हुआ, आप इसको कॉपी कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इस लिंक पे जब जाएंगे तो वो पूरा का पूरा दिखाएगा साइट पे, ठीक है। सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर SNIP, है ना, रेशियो ऑफ सोर्स ऑफ एवरेज साइटेशन काउंट पर पेपर, है ना, एंड द साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द सब्जेक्ट फील्ड। इट एम्स टू द अलाउ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ सोर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो एक जर्नल दूसरे जर्नल से कैसे डिफर हैं और कैसे बेस्ट हैं, उस कंपैरिजन को SNP के थ्रू से जो है, स्नैप के थ्रू से जो है हम लोग चेक करते हैं। अब है जो हाई इंडेक्स, है ना। हाई इंडेक्स क्या है, हाई इंडेक्स एक्चुअली जब साइटेशन मोर देन 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। मोर देन 3 टाइम्स अगर साइटेशन हो जाता है तो उसको H इंडेक्स कहते हैं। H एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है। तो अटेम्प्ट टू मेजर, क्या कहता है इसका डेफिनेशन, अटेम्प्ट टू मेजर द प्रोडक्टिविटी एंड द साइटेशन इम्पैक्ट द पब्लिश्ड बॉडी ऑफ वर्क ऑफ एन ऑथर, ठीक है। तो जो H इंडेक्स होते हैं उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपको मतलब गूगल स्कॉलर का जो मैंने क्लास में बोला था अकाउंट बनाने के लिए, अगर आप बनाए होंगे तो जो आप उसमें पेपर अपना अपलोड करते हैं, जो पेपर लोग लेते हैं साइट करते हैं, तो वो गूगल स्कॉलर खुद आपको बताएगा कि आपका पेपर कितने बार साइट हो चुका है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको पता चलता है कि जो है कि कितना साइटेशन हुआ। अगर वो 3 साइटेशन है या 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उसको H में रखेगा। लेकिन जैसे ही 10 चला जाएगा, 10 हो जाएगा या 11 हो जाएगा, तो उसको जो है I10 इंडेक्स में रखते हैं, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन H इंडेक्स का, रिसर्चर विथ एन इंडेक्स ऑफ H हैज पब्लिश्ड H पेपर each of which has been cited in last H time। मतलब जितना पेपर जितना टाइम्स होगा उतना उसका साइटेशन जाएगा। और ये जो है गूगल मैट्रिक्स ने निकाला है ना। इसलिए गूगल स्कॉलर में आप जब अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको दिखेगा ए लिस्ट ऑफ टॉप पब्लिकेशन बेस्ड ऑन द साइटेशन विथ गूगल ऑर्डर टू द 5 ईयर H इंडेक्स, H मीडियम मैट्रिक्स। H5 इंडेक्स क्या है, H5 is the H index for article published in last 5 complete year, and H5 भी पहले चलता था, लेकिन गूगल अब इसको H5 को नहीं फॉलो करता है। अब गूगल क्या करता है, H इंडेक्स और H10 इंडेक्स को करता है, I10 इंडेक्स को।
अब है अल्टरनेटिव मैट्रिक्स को अल्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अल्टरनेटिव मैट्रिक्स क्या हुआ? सपोज दैट ना तो साइंटिफिक पॉइंट साइंटिफिक साइट पे कोई जर्नल है और ना ही वो किसी रिसर्च पे है, लेकिन लोग उसको जो है उस जर्नल को काफी फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ फॉलो कर रहे हैं? तो सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, ब्लॉग्स पे लिख रहे हैं, न्यूज में कर रहे हैं, बुक मार्किंग कर रहे हैं, एकेडमिशियंस में कर रहे हैं। तो इस तरह का जो आपका बुक चैप्टर्स होता है या फिर आर्टिकल होता है, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल होता है, उसको जो है अल्टरनेटिव मैट्रिक्स में रखते हैं और इसको अल्ट मैट्रिक्स में कहते हैं। हाँ, कैन आई फाइंड द अल्ट मैट्रिक्स। तो इम्पैक्ट स्टोरी जो है, इम्पैक्ट स्टोरी फ्री ऑथर यूजर विद ORC आइडेंटिटी नंबर है। ये एक नंबर है जिसमें आप इसमें आईडी बन के आएगा, फिर आप हाँ, तो ये इम्पैक्ट स्टोरी था। और आप इस जो लिंक इसमें दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके क्लिक आप यहाँ पे अपना ORC नंबर जनरेट कर सकते हैं। ये आपका नंबर होगा और आप अब उसको अपने ईमेल में भी रखते हैं और लोग से शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोग आपके पेपर तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद है पाम एनालिटिक्स। ये एल्जीवर जो है ये प्रोवाइड कराती है। ये भी जो है एक तरह से समझिए कि ये अल्टर मैट्रिक्स का जो एनालॉग भी है, यहाँ पे भी लोग अगर आपको फॉलो करते हैं, यहाँ से आपके पेपर को साइट करते हैं, तो यहाँ से भी साइटेशन इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ultrametric.com है। यहाँ से आप जो है यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे स्प्रिंगर नेचर होते हैं, क्लास वन है, स्कोपस है, ये लोग भी का भी लिंक यहाँ से रहता है। तो आप यहाँ पे भी अपना देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं रिसर्च पेपर को। तो ये यहाँ पे लोगों की आईडी होती है। इस तरह से आप पेपर जब सर्च करते हैं, आपको कई पेपर नहीं मिलते हैं, तो आप इंडिविजुअली भी यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, कई पेपर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अब है फेक मैट्रिक्स। फेक मैट्रिक्स क्या है कि कई जर्नल हैं, आपको दिखाएगा 5 इम्पैक्ट फैक्टर, 6 इम्पैक्ट फैक्टर, और आप सोचेंगे कि अरे इसका तो पब्लिकेशन इतना अच्छा नहीं था, इसका रिसर्च इतना अच्छा नहीं था, फिर इतना अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर में कैसे पब्लिश हो गए। ये सब जर्नल का नाम है ना। जो इम्पैक्ट फैक्टर लिखेगा कि साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर 5, इन्फो बेस इम्पैक्ट इंडेक्स फैक्टर 10, कॉस्मो इम्पैक्ट फैक्टर, यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर, ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर, साइट फैक्टर, है ना। तो ये कई तरह के फैक्टर हैं जो कि फेक फैक्टर हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है इंटरनेट पे। अगर आप यहाँ पे अपना पेपर सबमिट करते हैं और आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं उस पेपर को लेके, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको ये देखना है कि हम ऐसे जर्नल में अपना पेपर सबमिट ना करें। how to identify impact how to identify fact impact factor। तो ऐसे जो क्वान्टिफाई करने का कोई बेस्ट नहीं, कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो जर्नल का नाम है वो आप सबसे पहले इम्पैक्ट फैक्टर के लिस्ट में देखें, यूजीसी केयर लिस्ट में देखें और नास्ट लिस्ट में देखें। ये 3 जगह में है तो दैट मीन्स कि ये पेपर अच्छा है। अगर नहीं है तो आपको ये देखना होगा कि ये रिसर्च कंपनी कौन सी है, कौन सा एल्सेवियर का है, स्प्रिंगर का है, व्हील का है, ये सब देखना। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि एजेंसी है जो कि रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश कराता है। क्या वो है तो आगे बढ़िए, नहीं तो नहीं। आर दे आस्किंग अप फ्रंट पेमेंट। और ऐसे जर्नल जो है पैसे का जस्ट मांग करते हैं ताकि उन्हें पैसा ही कमाना है। तो वो पहले सबसे पहले अपने साइट पे पहले ही फ्रंट पे रखता है कि नहीं यहाँ पे इतना पेमेंट कीजिए और आपका विदिन 7 डेज विदिन 3 डेज आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। कैन यू वैलिडेट द मैथमेटिकल फार्मूला देयर मैट्रिक्स। अगर उसका है इम्पैक्ट फैक्टर का कुछ फार्मूला दे रखा है तो आप देखिए कि हमारा 3 ईयर 5 ईयर 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशन मेथड है, क्या उसमें अप्रोप्रिएट है, उसको वैलिडेट करने का जरूरत। और उसका डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स मतलब कि किस जर्नल से स्कोपस में है या पबमेड में है या नहीं है, ये सब चीज को देखने की जरूरत है।
इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जर्नल फैक्ट मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है या ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है फैक्ट मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। जर्नल लेवल जो होता है वो एक्चुअली इवेल्युएशन पे डिपेंड करता है, तो वो उसमें जो है कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि किस जर्नल में कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। साइंटिफिक फील्ड दैट जर्नल बिलोंग टू इन्फ्लुएंस द, है ना, इम्पैक्ट फैक्टर। जितना उसमें डिस्कशन होगा, जितना उस पे कमेंट होगा, वो उतना अच्छा जर्नल कहलाएगा, है ना। आर्टिफिशियली क्या, हाई इम्पैक्ट जर्नल दैट मेनली पब्लिश्ड इन रिव्यू आर्टिकल। अब जनरली ये देखा गया कि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली देखा गया आप लोग ऐसे मतलब इसको जानते होंगे कि नेचर का जो है वो सबसे अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर माना जाता है ना। तो नेचर रिसर्च में भी आता है और रिव्यू में भी आता है ना। तो रिव्यू क्या होता है कि आपके थाउट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, थाउट्स, उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, है ना। तो जितने भी रिव्यू पेपर होते हैं अच्छे जर्नल का, उनका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है कि आपके क्या कहें, न्यू बॉर्न थिंकिंग को प्रेजेंट करती है ना। तो इसलिए जो है कि रिव्यू पेपर का जो है ज़्यादा इंटेंस है और इसलिए उसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है। नॉट रिप्रोड्यूसिबल एंड द डाटा सोर्स इज नॉट पब्लिक, है ना। तो अगर आप कोई चीज़ को पब्लिश करते हैं, मतलब समझते हैं, तो उसको पब्लिश करिए, उस डाटा उसको जो है पब्लिश करिए। ऐसा नहीं कि उसके डाटा सोर्स को छुपाइए, है ना, वो सब चीज़ आपको देना होता है ना। तो जो आप कई बार रिसर्च पेपर देखते होंगे, उसमें एक लिखा रहता है सप्लीमेंट 5, एंड तो आज के डेट में छोटा छोटा डेटा भी मांगता है, ताकि उस जर्नल के साथ कोई गलत फेक डाटा नहीं पब्लिश हो सके, क्योंकि फेक डाटा पब्लिश करता तो जर्नल की भी जो है डिसीजन होती है और ऑथर का भी होता है ना। तो इस ये सब चीज़ जो मिसकंडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, based on a narrow 2-year time span which is inadequate for many disciplines, है ना। तो कई बार जो होते हैं 2 ईयर नैरो माना जाता है, इसमें जो है कई डिसिप्लिन में जो जैसे कि लिटरेचर वाले जो है हिंदी वगैरह में थोड़े कम रिसर्च पेपर सब आते हैं, तो सब वाला कि अगर पता चला 5 साल उसमें नहीं आया तो इम्पैक्ट तो उसका जीरो हो जाएगा। तो ऐसे जर्नल को ये चीज़ ध्यान है ना। बाइस्ड टुवर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल, और जो इंग्लिश जो होते हैं लैंग्वेज क्या है, एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज क्या इंग्लिश माना गया है ना। तो इंग्लिश में जो जर्नल होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा पॉपुलर होते हैं ना। तो कई बार जो है दूसरे लैंग्वेज के जर्नल को उतना प्रायोरिटी नहीं मिलता है। तो ये सब जो है डिस्कशन का पॉइंट है।